हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल मिशन 10th बिहार बोर्ड में। तो आज मैं हिंदी वर्णिका को पूरा ख़त्म करने वाला हूं एंड इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है एंड आप इसे टेक्स्ट के मतलब कि टेस्ट के माध्यम से लेना एंड आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो देख सकते हो कि हिंदी वर्णिका पूरा आज ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 100% यही आएगा ब्रदर, क्योंकि मैंने खुद मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और उसमें मेरा 430 नंबर से ज़्यादा आया है ब्रदर। एंड मेरा हिंदी की बात करें तो 95 नंबर मेरा हिंदी में आया था, तो मुझे हिंदी के बारे में पूरा जानकारी है। तो आप वीडियो को पूरा देखना एंड नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जितना आपका सही होगा जिस चैप्टर में आपको सिंपली सा कमेंट में बता देना है ब्रदर, क्योंकि आज का क्लास करने के बाद आपको हिंदी वर्णिका का टेंशन नहीं लेना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो फ्रेंड, अपना ये फर्स्ट चैप्टर हुआ दही वाली मगम्मा। मतलब इस चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्लास 10th के। तो सिंपली से देख सकते हो कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो अगर आप पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो पता है मगम्मा दही बेचती थी। नेक्स्ट अपना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हो जाएंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा के कहानी के प्रमुख पात्र मगम्मा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो ये बेंगलुरु से लिया गया है। जो मगम्मा थी ना वो बेंगलुरु में दही बेचती थी। एंड अपना फिफ्थ नंबर है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। एंड सिक्स नंबर है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। फर्स्ट उसका बेटा था, सेकंड उसकी बहू थी, थर्ड उसका पोता था और फोर्थ खुद मगम्मा थी। तो कुल 4 थी। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ। तो श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद 8th है कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। यानी जो मतलब कि लेखक है वो क्या देती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी। तो मगम्मा दही ही कथाकार को दिया करती थी। अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। तो सिंपली सा अपना 10th नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो ये एक कन्नड़ भाषा में रचित है, कन्नड़ भाषा में है। एंड दही वाली मगम्मा कहानी की हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं। तो देखो लेखक तो इनके श्रीनिवास जी है, बट अगर मैं इसके अनुवादक की बात करूं तो BR नारायण इनके अनुवादक हो जाएंगे। एंड सिंपली सा करते हैं कि 12th नंबर तो रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा और सिंपली से नजम्मा का भाई, नहीं गलत हो गया, मुझे नजम्मा का भाई गलत हो गया, मगम्मा का पुत्र गलत हो गया, मगम्मा का पौत्र गलत। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो गांव का एक जुआरी था जो कुएं के पास मिलता था। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के माध्यम कौन था। तो अच्छा स्थापित करने का माध्यम था मगम्मा का पोता, क्योंकि जब मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा हो गया था तब नजम्मा अपने बेटे को भेजी थी, यानी मगम्मा के पोते को मगम्मा के पास भेजी थी, तो वो मान गई फिर जाके। उसके बाद 40 नंबर की कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। तो माजी कहकर पुकारती थी। दही वाली मगम्मा कथावाचक कहाँ से है। तो बेंगलोर के संभान्य सांप्रदायिक महिला है। कहे अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान मगम्मा थी। उसके बाद एक मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है तो एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। बहू की दशा है तो मगरमच्छ सी। तो 18 में से यानी फर्स्ट चैप्टर में 18 में से आपका कितना सही हुआ आप अभी कमेंट करके मुझे बताओ ना। ये दूसरा चैप्टर हुआ हिंदी वर्णिका का, जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, तो सात कोरी होता कहानीकार हो जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी हो जाएगी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। एंड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत था। और कहेगा लक्ष्मी के छोटे बेटे का क्या नाम था। तो केशव था। ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बिहार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो 5th नंबर अपना क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ढहते विश्वास में महानदी का वर्णन किया गया है। ढहते विश्वास कह रहा है कि ढहते विश्वास भाषा में रचित कहानी है। तो ढहते विश्वास तो उड़िया भाषा में रचित कहानी है।
उड़िया भाषा में, जिसके लेखक है सातकोरी होता। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक संभ्रांत महिला थी। क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो लिखना कि संभ्रांत महिला, क्योंकि गांव की वो सरपंच नहीं थी, ना एक दीन महिला थी, वो संभ्रांत महिला थी। एंड अपना 8th नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी, जिसे 20 कट्ठा कहा जाता है। 1 बीघा जमीन थी। वो जो उसके जो ससुर थे वो छोड़कर 1 बीघा जमीन गए थे। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी कहाँ नौकरी करती थी? तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती थी। तो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित ये चैप्टर है। यानी ढाते विश्वास कहानी में किस नदी को भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वो महानंदा, मतलब सॉरी यहाँ महानदी होगा, महानदी को भयावह दिखाया गया है। किसको दिखाया गया था? महानदी को। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन हो जाए कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? तो ये VVI क्वेश्चन है, जो अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, कभी भी बिहार बोर्ड पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध को, क्योंकि दलई बांध टूटने से ही पूरे गांव में बाढ़ आ गया था। अब गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि कटक शहर से पढ़कर लौटा था, जो गांव का पराखू लड़का था। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? तो ये भी VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गुणनिधि। तो दही वाली मगामा में 18 में से आपका कितना सही होगा वो भी कमेंट में बता देना। एंड आपका ढाते विश्वास कहानी में 14 यानी 14 में से कितना सही हुआ वो भी आप बता देना। तो अपना 3rd नंबर चैप्टर है जिसका नाम है माँ कहानी भी बहुत अच्छा बनाया। एंड इस चैप्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू माँ कहानी की पात्र हो जाएंगे। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलिकर जी हो जाएंगे। एंड अपना 3rd नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है। सॉरी यहाँ पुत्र नहीं होगा, माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू हो जाएगी। ओके। एंड 5th अपना हो जाएगा कि मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू देखो यहाँ आपको 2 सारा ऑप्शन है, क्योंकि मंगू पागल भी थी और गूंगी भी थी। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मंगू कैसी लड़की थी, तो पागल थी। मंगू क्या थी? पागल थी। गूंगी पर आप नहीं लगाना, मंगू पागल थी। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ गुजराती भाषा में रचित कहानी है। एंड इसके कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार हो जाएंगे ईश्वर पेटलिकर। 7th नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर की रचना है, तो खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर की रचना है। एंड अपना 8th नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू जो थी वो माँ कहानी में पागल थी। किसके पागलपन में सुधार देख लगा लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो वो कुसुम थी। एंड अपना 11 नंबर हुआ कि मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी। मंगू 12 वर्ष की थी। मंगू की माँ को कितने पुत्र? तो मंगू की माँ के 2 पुत्र थे जो शहर में कमाते थे। एंड अपना है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, तो वहाँ के कर्मचारी हो जाएंगे। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है वो अव्यवहारिक हो जाएंगे, अव्यवहारिक हो जाएंगे, व्यवहार कुशल। देखो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है ना, वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे। सही बात है। एंड अगर 14 नंबर में देखूँ को कहानी के प्रधान पात्र है, यानी कहानी के प्रधान पात्र कौन है? तो कहानी के प्रधान पात्र तो यहाँ लिखेगा माँ कहानी के प्रमुख पात्र यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ इसका आंसर मंगू हो जाएगा। तो 15 नंबर है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? तो समाज के लोगों की युक्ति है। समाज के लोगों की युक्ति है कि इस तरह पागल पुत्री को तो माँ ही पाल सकती है। तो ये VVI अपना क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अपना 60 नंबर है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्म से। उन्हें जन्म से ही उनको पागलपन या अंड गूंगी था। माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ?
वह भी पागल हो गई। मतलब कि माजी जब मंगू को रात में 11 बजे से थोड़े पौने 11 में जब वो अस्पताल से उनको भर्ती करा के आई, तो वो रात भर पूरे सोच में पड़ी रही। जिसे सुबह आकर देखा, मतलब सुबह गांव के लोग देखे, तो वो माँ भी पागल हो गई थी। अगर आप ये कहानी सुनोगे ना तो आपको रोना भी आ जाएगा। तो दही वाली मंगम्मा, ढहते विश्वास एंड माँ कहानी से आपका कितना कितना सही हुआ, सभी कमेंट में आप जरूर बता दें। ये अपना 4th नंबर चैप्टर हो जाएगा नगर। तो पापाती को किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो नगर कहानी के कहानीकार हो जाएंगे सुजाता, जिनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नगर कहानी के कहानीकार सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आप बता देना। उनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 को उनका जन्म हुआ था। तो अपना 3rd नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो पापाती है। एंड ये भी पूछ सकता है कि नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र पापाती है, उसके माता का क्या नाम था? तो वल्ली अमाल था। और वल्ली अमाल कहाँ की रहने वाली थी? तो मुंडा डी पट्टी की रहने वाली थी। ये सब VVI क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो नगर कहानी में मदुरै का नगर का वर्णन किया है। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री पप्पाती थी। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री पप्पाती थी। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन हो जाएगा। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म आपको तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की लगभग 25 से अधिक, यानी 25 से इंक्रीज 25 से अधिक इनका जो है वो हो चुका है, कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। कितनी? तो 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो देख सकते हो नगर कहानी किस रचना से संकलित? तो नगर कहानी अगर मैं बात करूँ तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है, जो कि मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है। के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो के जमुना नगर कहानी को अनुदित किए थे, क्योंकि ये पहले तमिल में था। नगर कहानी में संदेश दिया गया है। तो नगर कहानी में संदेश दिया गया है। तो नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नारी शिक्षित होना आवश्यक रहती तो पापाती का अच्छे से इलाज हो पाता। और 12th, पापाती कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री थी पापाती। पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? डॉक्टर नहीं रहने पर, अस्पताल की व्यवस्था ठीक निर्धनता के कारण, वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। तो वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण नहीं, निर्धनता के कारण नहीं, अस्पताल की व्यवस्था, वहाँ की अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अस्पताल क्या है? वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? वल्ली अमाल की अशिक्षा का। देखो ये सब VVI क्वेश्चन है जो सीधा बुक से उठाया जाता है। तो 40 नंबर अपना हो जाएगा कि बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या संदेश दिए थे? अस्पताल से छठी के अस्पताल में भर्ती करने हेतु राशि जमा करने के तो अस्पताल में भर्ती करना, तो क्योंकि बड़े डॉक्टर ने कहा था कि पापाती का इलाज संभव है, अस्पताल में भर्ती इसे करना चाहिए। तो आपको 4th चैप्टर में 14 में से कितना सही हुआ कमेंट में आप बता दें। एंड अभी तक जो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर देना। ओके, अपना लास्ट चैप्टर हो जाएगा जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। तो अपना सीता 1st नंबर क्वेश्चन है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने ही घर में घुटन, आनंद, सुख या सुख? तो घुटन महसूस होता है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकौड़ी होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शी। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र पापाती, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। तो सीता इसका सही आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी हो जाएगा बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो राजस्थान की हो जाएगा। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी ये आपको अगर मैं भाषा की रचना बोलूँ तो उड़िया का है, राजस्थानी का है, कन्नड़ का है, तमिल का है। तो ये राजस्थानी का हो जाएगा।
अपना 7th नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी अनुवादक सावरदैया है, जो कि इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो धरती कब तक घूमेगी संकलित है आधुनिक तमिल कहानियों से माँ से संकलित है, क्योंकि इसमें माँ से संकलित है। क्या है? समकालीन भारतीय साहित्य से। हाँ, भारतीय साहित्य में ऐसा ही हुआ करता था। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली? क्योंकि घर अच्छा नहीं होने का नहीं, भोजन ही नहीं, 50-50 रुपए देने की बात को सुनकर जब वो सुबह सुबह उसके बेटे ने कहा, उनका 3 बेटा था, कैलाश, नारायण, विष्णु। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सीता के कितने पुत्र थे? तो देखो आ गया ना 10वां नंबर। सीता के कितने पुत्र थे? सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण, विष्णु। एक बार तो हुआ था कि पूछ डायरेक्ट नाम पूछ लिया था। ओके, मैं आपको हिंदी के सभी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्रदर। आपको बहुत इस चैनल से फीडबैक मिलेगा। सीता के बड़े लड़के का नाम तो सबसे बड़ा कैलाश था। अर्धविकसित से अवस्था किसकी थी? तो सीता की अर्धविकसित से अवस्था थी। किसकी थी? तो सीता की अर्धविकसित अवस्था थी। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम सिंपली सा कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो 50 रुपये। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, यानी भंडार भर गया। तो वो सीता के अंदर 50 रुपये देने की जब बात सुनी तो उसके अंदर पूरा आंसू का भंडार भर गया। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो एक एक महीना एक लड़के के पास रहती थी। एंड अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीता अपने को मानती थी? तो सीता अपने को भिखारनी मानती थी। एंड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सीता क्या देखकर उदास हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर उदास हो गई। तो आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड किस किस चैप्टर में आपका कितना कितना सही हुआ वो कमेंट में जरूर बताना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लेना। आपके ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव में सभी कलाओं का, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव में सही कर लेते हो तो आपका नंबर बहुत भाग जाएगा। और अपना चैनल का एक ही टारगेट है कि हर फ्रेंड, हर भाई का 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूं और मुझे एग्ज़ाम के बारे में फुली पता है कि क्वेश्चन कहां से आता है, किस रिलेटिव से आता है, कितना घुमा कर आता है, सभी मुझे पता है। एंड आपको किस तरीके से चलना है कि आप भी 400 प्लस नंबर ला सकते हो। तो आई होप आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।